हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि फिजिकल वर्ड से ही है। उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, बोर्ड पे लिखा गया है। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी हम इसमें बता चुके हैं कि 4 फोर्सेस होते हैं, जिसमें 3 फोर्सेस के बारे में खूब बढ़िया तरीके से समझे हैं। ये चौथा है, ठीक है, जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि फिजिकल वर्ल्ड का ही एक भाग है। और कोशिश करेंगे कि इसको इतना बढ़िया तरीके से समझा दें कि दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। आपके बोर्ड पर यहाँ पे जो दिखाई दे रही है मेरे भाई, सारा का सारा चीज इसका डेफिनेशन के रूप में लिख दिया गया है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। पढ़ने के लिए हम पढ़ देंगे, देखने के लिए आप देख लीजिएगा। हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो इस डेफिनेशन से मतलब मत रखिए। हालांकि डेफिनेशन तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। देखिए, जब रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उसमें से अल्फा पार्टिकल्स कभी कभी निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, गामा पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, निकलते हैं। रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उससे अल्फा पार्टिकल का निकलना होता है, बीटा पार्टिकल का निकलना होता है, गामा पार्टिकल का निकलना होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसको बोलते हैं अल्फा डीके। क्या बोला जाता है? अल्फा डीके। जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल निकलता है तो कहा जाता है बीटा डीके। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ये जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आप निकलते रहते हैं। ये पार्टिकल्स निकलने के चलते उसका नुकसान होता रहता है, उसका क्षय होता रहता है। अल्फा निकलेगा तो अल्फा डीके, बीटा निकलेगा तो बीटा डीके, गामा निकलेगा तो गामा डीके, ठीक है। इस तीनों डीके में जो बीटा डीके है, इस बीटा डीके होने के चलते इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होना चालू होता है, ठीक है। तो फिलहाल अल्फा को और बीटा को हम यहाँ से गामा को हटा रहे हैं, हमको बीटा डीके से मतलब है। और भी डीके होते हैं, मेसोन डीके होता है, हाइपरॉन डीके होता है। इन सारे डीके में समझिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। अभी फिलहाल समझते हैं कि बीटा डीके क्या होता है। अभी हम बताए हैं कि बीटा डीके का मतलब होता है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल्स का इमिट होना, बीटा पार्टिकल का निकलना। या कह सकते हैं कि जब एक कोई न्यूट्रॉन जो होता है, कोई न्यूट्रॉन, अगर कोई न्यूट्रॉन टूटता है, ठीक है, न्यूट्रॉन टूटेगा या कहिए न्यूट्रॉन से बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, तो उस कंडीशन में एक प्रोटॉन मिलता है, ठीक है, एक प्रोटॉन, ये +1 है, और एक यहाँ पे मिलता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स यहाँ मिलता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल के निकलने से, अगर ये इधर रहता तो माइनस होता है, इसका मतलब ये निकल रहा है, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट है। इसको कहेंगे प्रोटॉन और इसको कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सुना होगा मेरे भाई, एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है नहीं सुने होंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं। हालांकि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बारे में वो एक अलग टाइप का समझिए कि वो लेक्चर ही हो गया। अगर उसमें जाएंगे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिक में थोड़ा बहुत बताना है, जो कि बता देते हैं, ठीक है। इसका एक टॉपिक खूब बढ़िया से ही बना देंगे हम कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते क्या हैं, उसके बारे में बढ़िया से प्रॉपर्टी बता देंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल समझ लीजिए। अब इसको जोड़ के देखो, इसको जब तुम जोड़ेगा तो ये -1 1 0 हो गया, 1 और 0 में जोड़ेगा तो 1। फिर ये क्या हो गया, कुछ हल्की फुल्की जो एनर्जी होती है ये कैरी करता है। मानिए ये टूटने के बाद न्यूट्रॉन अगर टूटता है तो उसमें ये हल्का फुल्का एनर्जी ये भी रखता है, जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ये लगभग मासलेस पार्टिकल्स होता है। ये पार्टिकल जो होता है इसको न्यू, ये इसको पढ़ते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? न्यू पढ़ते हैं। माथा पर बार दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का ऑपोजिट होता है। किसका ऑपोजिट होता है? न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का ऑपोजिट होता है। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन नहीं है मेरे भाई, न्यूट्रिनो अलग होता है। इसके बारे में 1930 में, ठीक है, 1930 में पॉली ने बताया था।
बाद में इसका सैद्धांतिक जो प्रिंसिपल दिया था वो दिया था फर्मी ने। तो हम इसके बारे में अभी बताए हैं कि डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, अभी खाली फिलहाल समझ लीजिए, ठीक है। 1930 में न्यूट्रिनो के बारे में बताया गया था, और न्यूट्रिनो का जस्ट अपोजिट नेचर का जो पार्टिकल्स है उसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो एक न्यूट्रॉन जब टूटा तो इसमें 3 टाइप्स के चीज निकल गए, प्रोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने के चलते जो फोर्स अप्लाई होना चालू होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच, एंटी न्यूट्रिनो के बीच, इसी को कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर से समझ लीजिए, जब एक न्यूट्रॉन टूटा उसमें प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बन गए। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने के चलते जो इसमें फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब क्वेश्चन आता है कि सर वीक नाम है तो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है क्या? तो नहीं श्रीमान, इससे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है कि सर वीक न्यूक्लियर फोर्स क्यों कहा जाता है? याद रखना है मेरे भाई, अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा ताकतवर होता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको वीक फोर्स भी कहा जाता है, तो वीक नाम से भ्रमित ना हो जाए कि वीक का मतलब होता है कमजोर, तो कमजोर वही होगा। रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे भाई? चलिए टिकटिकी चल रही है, टिकटिकी चल रही है। तो वीक फोर्स नाम इसलिए पड़ा कि ये जो होता है फोर्स 10⁻⁻13 भाग होता है किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स का। किसी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स का 10⁻⁻13 पार्ट होता है, भाग होता है। इसके चलते स्ट्रॉन्ग फोर्स की अपेक्षा बहुत कमजोर होने के चलते इसका नाम पड़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स को तो आपको बता चुके हैं, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसको वीक फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए नाम रख दिया, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हालांकि इसकी अपेक्षा जो कमजोर होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ये तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कि न्यूट्रॉन टूटता है, प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन के चलते जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये बीटा डीके में होता है। अच्छा, अब हम एक दो चीज और हम आपको बता चुके थे इसके पहले। ठीक है, मतलब समझिए कि फंडामेंटल जो फोर्सेज होते हैं उसको हम लोग बताए थे कि ये 4 प्रकार का होता है। बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बताए थे। ठीक है, ध्यान से सुनने का, नहीं तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा। दूसरा पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा बताए थे श्रीमान, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आज जो बता रहे हैं उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, या कह सकते हैं वीक फोर्स। अब ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तो ये किस हिसाब किताब और क्लियर रहेगा। उसको घर पे बैठ के फेयर भी करते रहिए, डिफिनीशन ऑफिसर बोर्ड पर लिखा है लिख लिया करो। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बताए थे कि ये जो फोर्स अप्लाई होता है वो ग्रेविटन पार्टिकल्स के ट्रांसफर के चलते लगता है। ग्रेविटन पार्टिकल्स का जो एक्सचेंज होता है दो बॉडीज के बीच में, जिसके चलते ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। थोड़ा सा इसको यहाँ बता रहे हैं, अगर इसके बारे में बढ़िया से याद करने की जरूरत है तो पहले वाला वीडियो देखने का। ठीक है, ये हम बताए थे कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है ये फोटोन के चलते लगता है। ठीक है, फोटोन किसके चलते लगता है? फोटोन के चलते। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है ये पाई मेसॉन के ट्रांसफर के चलते लगता है, या कह सकते हैं पाई मेसॉन के एक्सचेंज के चलते लगता है। अब आ गया कि सर श्रीमान ये तो हो गया ग्रेविटन के चलते, ये हो गया फोटोन के एक्सचेंज के चलते, ये हो गया पाई मेसॉन के ट्रांसफर के चलते या एक्सचेंज के चलते। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके एक्सचेंज के चलते लगता है? तो इसको कहेंगे बोसॉन पार्टिकल्स के चलते। बोसॉन, बोसॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं मेरे भाई? तो बोसॉन पार्टिकल्स के बारे में चूंकि सबसे पहले, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जो कि कलकत्ता के रहने वाले थे, उन्होंने ही इस पार्टिकल के बारे में खूब बढ़िया तरीके से बताया था, जिससे उन्हीं के नाम पर इस पार्टिकल का नाम रखा बोसॉन
बोस नाम था उनका, सत्येंद्र नाथ बोस, तो हो गया बोसॉन, समझ रहे ना, उससे नाम पड़ गया बोसॉन, बोसॉन पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं आइंस्टाइन जो होते हैं, अच्छा थोड़ा सा और आगे हम इनका फिगर दिखाते हैं, रुकिए, ये देख लीजिए, ये आइंस्टाइन महाराज है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और इन्होंने इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्टैटिस्टिक्स बनाया था, उस स्टैटिस्टिक्स का नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बारे में भी बाद में हम जिक्र करेंगे कि ये क्या होता है, नहीं तो पता चलेगा ये वीडियो जो है अलग कैटेगरी में चल जाएगा। अभी खाली समझिए कि इसका एक स्टैटिस्टिक्स बनाया जिसका नाम है, दोनों ने मिलकर, आइंस्टाइन ने और बोस ने मिलकर, उसका नाम पड़ा बोस, ठीक है, आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बोसॉन क्या होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वैसे पार्टिकल जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। फिर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है, हम तो अभी बताएं कि इसके बारे में अलग टॉपिक है जो कि अलग हम बताएंगे। खाली अगर कोई पूछ दे कि बोसॉन होता क्या है तो कह सकते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को जो फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बोसॉन। ऐसे आप कह सकते हैं कि ये कैरिंग पार्टिकल्स है, एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स है, क्या है, एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स। और ये क्या करते हैं, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसको एक जगह समझिए कि इकट्ठा करके रखने का काम करते हैं। माने जो भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज को संगठित करने का काम करते हैं, एक जगह इकट्ठा रखने का काम करते हैं। और ये समझिए कि बोसॉन क्या होते हैं, तो बोसॉन एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसमें बेसिक में खाली समझ लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कैसे अप्लाई होता है, तो ग्रेविटन के एक्सचेंज के चलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके चलते, तो फोटोन के एक्सचेंज के चलते, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके चलते, तो पाई मेसन के एक्सचेंज के चलते, और वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके एक्सचेंज के चलते लगता है, तो बोसॉन पार्टिकल्स के एक्सचेंज के चलते था। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तब तक आप इसको फेयर करते रहें, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स जो कि आपके 11th से रिलेटेड होगा, नीट से रिलेटेड होगा, जेई से रिलेटेड होगा। हर चीज को हम लोग क्लियर, मैंने बोर्ड एग्जाम के साथ कंपटीशन वाले भी टॉपिक अब उसमें हम लोग पढ़ाते रहेंगे, ताकि किसी कैंडिडेट को कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद, जहां रहिए स्वस्थ रहिए।